नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अपडेटेड रिटर्न जो अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल करते हैं वो इनवैलिड क्यों हो जाती है, क्या कारण है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अपडेटेड रिटर्न की स्कीम लॉन्च की है जो कि सेक्शन 139(8)A के अंदर किया है। इस स्कीम के अंदर आप बैक डेट की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जिसने आईटीआर फाइल नहीं करी, जिसने आईटीआर फाइल कर रखी है उसको रिवाइज कर सकता है, कोई भी गलती हो गई है तो ठीक है। तो वो ये जो होता है ये 2 साल की आईटीआर को अलाउ कर देता है और करंट ईयर की आईटीआर पहले से अलाउ होती है। तो कुल मिला के 3 साल की आईटीआर को अगर आपने फाइल नहीं किया है तो अपडेटेड रिटर्न मिला के प्लस रेगुलर रिटर्न मिला के 3 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 25% की पेनल्टी होती है अगर विद इन 1 ईयर के अंदर फाइल कर अपडेटेड रिटर्न, और 50% की पेनल्टी होती है जब आप विद इन 2 ईयर के अंदर फाइल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन वो रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो इनवैलिड होने के कारण को समझेंगे कि क्यों इनवैलिड अपडेटेड रिटर्न हो जाती है, क्या वो सर्कमस्टांसेस है जिसके वजह से अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड बन जाती है या इनवैलिड रिटर्न मानी जाती है। चलिए समझेंगे। पहला पॉइंट है वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(8)A। अगर आप सेक्शन 139(8)A के प्रोविजन का वॉयलेशन करते हो, मतलब उसके रूल को या नियम का पालन नहीं करते हो, तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। जैसे कि आपने अपनी आईटीआर के अंदर लॉस को डिक्लेयर किया, ठीक है। देखिए समझिए ऐसे कि आप पहले ओरिजिनल जो आईटीआर फाइल करी उसमें आपका प्रॉफिट था, लेकिन जब आपने अपडेटेड आईटीआर फाइल करी उसमें आपने लॉस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से आपकी आईटीआर डिसअलाउ हो जाएगी, मतलब इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा, आपने अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया, मतलब कि जो आपने पहले आईटीआर फाइल करी थी, आपने ओरिजिनल आईटीआर, रिवाइज आईटीआर या बेलेटेड आईटीआर फाइल करी थी, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी आपकी आईटीआर फाइल हुई थी उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उससे कम कर लिया आपने टैक्स लायबिलिटी और घटा ली। जैसे पहले 100 रुपये देना था, आपने दिखा दिया कि मेरे को अब 90 रुपये देना है, तो उस केस में भी आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। तीसरा, जब आप रिफंड क्लेम करते हो, अपडेटेड रिटर्न के अंदर अगर आपने रिफंड क्लेम किया, ठीक है, या फिर रिफंड बढ़ा लिया, पहले की आईटीआर के अंदर रिफंड आपका नहीं बन रहा था, उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल कर किया आपने और अपने रिफंड को बढ़ा लिया। हो सकता है आपने बढ़ा के अपने रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, क्योंकि टीडीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अपडेटेड रिटर्न में। देखो, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, रिफंड कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में रिफंड ले सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि अपडेटेड रिटर्न में रिफंड ले सकते हो, लेकिन रिफंड लेने का तरीका ये होता है कि टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लेके जाके जिस ईयर की आईटीआर प्रोसेस हो रही है उस ईयर में आप रिफंड ले सकते हो। लेकिन आपको अपनी इनकम नहीं घटानी होगी। अगर आपने अपनी इनकम घटा दी, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया, तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। नहीं आपको अपना रिफंड बढ़ाना है, रिफंड जो ओरिजिनल रिटर्न में था, रिवाइज रिटर्न में या ब्लेडेड रिटर्न में, मतलब अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने से पहले पुरानी रिटर्न में जो आपका रिफंड था उससे रिफंड बढ़ना नहीं चाहिए, उतना होना चाहिए या उससे कम हो जाए रिफंड, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए रिफंड, तो उस केस में इनवैलिड नहीं होगी। उसके बाद दूसरा, कौन से केस में डिसक्वालीफाई हो जाता है अपडेटेड रिटर्न या इनवैलिड हो जाता है? बी, सेकंड वाले केस में अगर कोई साइजर है, सर्च है या सर्वे चल रहा है, आपके खिलाफ कोई सेक्शन 132 के अंदर सर्वे चल रहा है, ये सर्च चल रहा है, 132A के अंदर चल रहा है, तो उस केस में हो जाती है। कोई सर्वे 133A के अंदर चल रहा है, उस केस में भी हो जाती है। तीसरे, कोई नोटिस साइज एसेट्स या डॉक्यूमेंट के लिए दिया जा रहा है, उस केस में अगर आप फाइल कर रहे हो तो उस केस में भी आपका इनवैलिड हो जाता है। कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्पिटिशन, रिवीजन प्रोसीडिंग्स चल रहा है, अगर उस केस में भी किया आपने तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफाई है लॉ के द्वारा, जैसे स्मगलर, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशंस, प्रोहिबिशन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री, ब्लैक मनी, इस तरह का कोई केस है तो इस केस में भी इनवैलिड हो जाता है। या फिर आपने कोई मल्टीपल अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस केस में भी हो जाएगा।
अगला बात करें और क्या कारण होता है अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड होने का। अगला जो है, अगर आपने टैक्सी पेमेंट नहीं करी, एडिशनल टैक्सी पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनी है तो उस केस में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट फाइलिंग करोगे तो उस केस में भी इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप जो टाइम लिमिट बताया उस टाइम लिमिट के अंदर आपने फाइल नहीं किया, विद इन 24 मंथ के अंदर करना होता है, उसके बाद भी अगर आपने फाइल किया तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो क्या करें, कैसे बचा जाए? एक तो ध्यान से आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, अपनी एलिजिबिलिटी देखना है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ फाइल करने से पहले। दूसरा ये चेक करना है कि जो मैंने डिटेल्स भरी है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। जैसे मैंने लॉस तो नहीं दिखाया, मैंने रिफंड तो इंक्रीज़ नहीं किया, मैंने टैक्स लायबिलिटी तो घटाया नहीं है, टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज तो नहीं किया, रिफंड तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ मैंने टैक्स की पेमेंट करी है कि नहीं, एडिशनल टैक्स की पेमेंट करी है कि नहीं 139(8)(a) के अंदर, लेट फीस की पेमेंट करी है कि नहीं 139(8)(a) के अंदर, ये सब आपको देखना पड़ता है। तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके और इसका बेनिफिट ले सकते हो। इस प्रकार से अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी रिटर्न इनवैलिड नहीं होगी। तो समझ गए दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न क्यों इनवैलिड हो जाती है और किन बातों का ध्यान रखना है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।